रामपुर नाम के गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसकी बहू का नाम था अनामिका। वे बहुत ही गरीब थे और एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। अनामिका के पति रमेश शहर गए हुए थे काम करने के लिए और महीने में एक बार आया करते थे। रमेश पैसे देते थे जिससे घर चलता था। बेटा रमेश, हमारा घर बहुत पुराना हो गया है, देख रहे हो, किसी भी वक्त ये टूट के गिर सकता है। अभी के लिए ये तो संभव नहीं होगा माँ, हमारे लिए 2 वक्त खाना ही बहुत मुश्किल है, फिर पैसे कहाँ से आएंगे इसे बनाने के लिए। तो फिर क्या हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा? आपके जाने के बाद मैं और सासू माँ बहुत चिंतित रहते हैं। आप तो वहाँ खुशी खुशी रहते हैं, यहाँ मुझे और सासू माँ को बहुत चिंता सताती है जी। तुम कुछ भी कहो पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए तो मैं बस इसे बनवा सकता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों सावधान रहना। ठीक है अनामिका, माँ का ख्याल रखना। ऐसा कहकर रमेश चला जाता है। इस बारे में अनामिका शारदा से काफी देर तक चर्चा करती है। शारदा बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर सर्दियाँ आती है। उस घर में शारदा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अरे बेटा अनामिका, बहुत ठंड है, थोड़ा गर्म पानी करके ले आओ। अनामिका जल्दी से गर्म पानी ले आती है। तब तक शारदा कपकपाते हुए गिर जाती है। ये देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। सासू माँ उठिए, सासू माँ, क्या हो गया आपको? उठिए ना। वो बहुत कोशिश करती है सासू माँ को जगाने का, फिर भी शारदा नहीं उठती है। वो उसके हाथ पैर मलने लगती है, उसे गर्म पानी पिलाती है। उसके बाद शारदा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कहती है, मैं ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए ऐसा हो गया बेटा। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सासू माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कुछ परीक्षा करते हैं, फिर अनामिका से कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारी सासू माँ को अस्थमा है। ये सर्दी है ना, जिन लोगों को अस्थमा होता है उन्हें ज्यादा सर्दियों में नहीं रहना चाहिए, उन्हें ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। अपनी सासू माँ का ख्याल रखो, दवाइयाँ लिख देता हूँ, खिलाते रहो। ठीक है डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सासू माँ को घर ले जाती है। घर पहुँचने के बाद अनामिका अपनी सासू माँ को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुन के शारदा काफी डर जाती है। उसके बाद धैर्य रखकर कहती है, हमारी घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम ज्यादा वक्त ठंड में नहीं रह सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम कैसे बर्दाश्त करोगी ठंड। सासू माँ, मैंने एक फैसला लिया है। हम उनके तनख्वाह पर इतने मुश्किल से जिंदगी बिता रहे हैं। अगर मैं भी कुछ काम करूं, फिर हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और एक घर भी बना सकते हैं। फिर बिना दिक्कतों के हम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं सासू माँ। ऐसे वक्त में तुम कहाँ काम ढूंढोगी बेटा? आप सोचिए मत सासू माँ, मैंने चाय बेचने की परिकल्पना की है। अगर हम चाय बेचते हैं तो हम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। उस दिन से अनामिका चाय बेचना शुरू करती है। सुबह से लेकर शाम तक वो चाय बेच के फिर घर लौट के आया करती थी। फिर आके वो सासू माँ का ख्याल रखा करती थी। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। चाय बेच के जो पैसे कमाती है, उससे अनामिका अपनी सासू माँ के लिए एक स्वेटर खरीदती है। उस स्वेटर की वजह से शारदा को थोड़ी गर्मी की एहसास होती है। बाद में अनामिका कुछ और कपड़े खरीदी जो कि उसके पसंद के थे। इस तरह अनामिका चाय बेच के जो पैसे कमाती है, उससे धीरे धीरे अपनी जरूरत की चीजें खरीदने लगती है। अचानक से एक दिन ठंड की तेज हवा की वजह से उनका घर हवा से टूट जाता है। हाय भगवान, ये क्या हुआ? ये तो बहुत भयानक हो गया। ये बेवकूफ हवा की वजह से हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे? सासू माँ, आप दुखी मत होइए, बहुत तरह से हम जी सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी जगह है रहने के लिए, आप बस चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सासू माँ को एक पेड़ के नीचे ले जाती है। तब से वही पेड़ उनका घर होता है। वो उसी पेड़ के नीचे खाना पकाते थे, उसी पेड़ के नीचे सोते थे। ठंड बरसात हमेशा वो उस पेड़ के नीचे ही रहते थे। अनामिका उस पेड़ के नीचे ही चाय बेचना शुरू करती है। कई लोग आते थे अनामिका के पास चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय का स्वाद बहुत अच्छा था, इसलिए धीरे धीरे उसकी आय भी बढ़ने लगती है।
शारदा भी अनामिका को चाय बनाने में मदद किया करती थी और इस तरह वो अच्छा कमाने लगते हैं। बेटा अनामिका, क्योंकि ठंड है ना, इसीलिए बहुत लोग आते हैं यहाँ चाय पीने के लिए। जैसे ही ठंड खत्म हो जाएगा कोई नहीं आएगा यहाँ पे चाय पीने। बेहतर होगा अगर हम एक दुकान खोल ले तो फिर हम चाय के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी रखने लगेंगे। गर्मियों में कई लोग आएंगे हमारे पास और हमारा इस तरह से व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है सासू माँ, इस तरह से हम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस तरह अनामिका एक दुकान खोलती है। बाद में धीरे धीरे वो अपने व्यापार को और भी बेहतर बनाती है। क्योंकि वो ठंड का मौसम था, इसीलिए वो चाय के साथ साथ समोसा भी बेचने लगती है। गरम गरम समोसा बेचने लगे। शारदा बहुत ही स्वादिष्ट समोसा बनाती थी, जिसके लिए सभी लोग वहाँ आने लगे। आहा, गर्मा गर्म समोसे और समोसे के साथ गर्मा गर्म चाय पीते थे। इस तरह उनका व्यापार बहुत ही आरामदायक था और बहुत ही तेज गति पकड़ चुकी थी। सासू माँ, अब हमारे पास बहुत पैसे हो गए हैं, उन पैसों से हम एक घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटा, अगर अपना घर हो तो हम सुखी सुखी जी सकते हैं। इस तरह गरीब सासू माँ और बहू रानी मिलके धीरे धीरे मेहनत करके बहुत पैसे कमा लेती है। रमेश भी बहुत खुश होता है अपने माँ और पत्नी के इस परिश्रम को देखकर। तब से रमेश भी अपनी माँ और पत्नी की सहायता के लिए वहीं पे रह जाता है और काम करने लगता है। फिर बाद में शारदा और अनामिका 2 से 3 दुकानें खोल लेते हैं और कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। इस तरह गरीब सास बहू धीरे धीरे करोड़पति बन गए। वो गरीबों की सहायता करने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। एक गांव में एक महिला का नाम था अनामिका। पिता का नाम था रवि, माँ का नाम था तुलसी। वो बहुत ही गरीब थे, इसीलिए वो एक छोटे से घर में रहते थे। अनामिका क्योंकि उनकी एक लौती संतान थी, इसीलिए वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। रवि खेतीबाड़ी का काम करके अपना जीविका चलाते थे। बेटा अनामिका, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। अगर तुम्हारे मन में कोई और है तो बिना डरे मुझे निसंकोच होकर बोलो। मेरे मन में कोई नहीं है पिताजी, आप जिससे मेरी शादी कराएंगे मैं उसी से करूंगी। ठीक है बेटा, आज रात मुझे खेत की रखवाली करनी है। आज रात तुम और तुम्हारी माँ मत डरना, घर पे अच्छे से रहना और रात में दरवाजा बंद करके सोना। मैं दरवाजे के बाहर में एक डंडा रख देता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल करना। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, पर मैं एक बात कहना भूल गई आपको। ऐसी क्या बात है बेटा, क्या हुआ बताओ। अगले 2 दिनों तक बारिश होगी ऐसा लगता है। खेत के पास सावधान रहे, यहाँ तक कि सरकार भी चाहती है सभी को ये संदेश पहुँच सके। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है ये सुनकर। इस साल अगर भारी बरसात हुई तो सारे किसानों के लिए बहुत नुकसान होगा। अभी फसल कटने का समय है, अगर बारिश हो गई तो बहुत मुसीबत होगा, हमें बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। तब तक तुलसी उन दोनों को बुलाने लगती है। अजी, अरे अनामिका, कहाँ हो? आइए खाना खा लीजिए। हाँ माँ, आ रही हूँ। चलिए पिताजी जल्दी चलते हैं, देर होगी तो माँ को गुस्सा आ जाएगा। चलिए चल के खाना खा लेते हैं। फिर वो खाना खाने के बाद सो जाते हैं। रात में रवि खेत की रखवाली करने के लिए जाता है और वहीं पे बिजली लग के उसकी मौत हो जाती है। रविंद्र की मौत से उस खेत के मालिक शंकर को बहुत बुरा लगता है। सारा गांव अनामिका को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। जब वो अनामिका की शादी कराना चाह रहे थे, तभी ऐसी दुर्घटना घटी। इस वजह से पूरा गांव कानाफूसी करना शुरू कर दिया। ये कि अनामिका बुरी किस्मत वाली महिला है। ये जानने के बाद अनामिका को और भी बहुत बुरा लगता है। शंकर भी अनामिका के बारे में सोचता है और एक फैसले पे आता है। अनामिका, तुलसी, हम अतीत को तो वापस नहीं ला सकते हैं। आप लोगों की बहुत क्षति हो गई है। अनामिका सोने जैसी लड़की है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लोग उसके बारे में बुरी बातें कह रहे हैं। मैं अनामिका की शादी अपने बेटे रमेश से कराना चाहता हूँ। कल ही उन दोनों की शादी होगी। योजना के अनुसार रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। शंकर अपनी बहू को घर ले जाता है। उस समय रमेश की माँ शारदा ये देखकर बहुत क्रोधित होती है कि वो अपनी बहू की परवाह नहीं करती है, ऐसा तक कि वो उसका चेहरा भी नहीं देखती है। ये क्या शारदा, बहू घर पे आई, कम से कम दिया जला कर उसका स्वागत करो। क्या शादी से पहले आपने मुझसे एक बार भी पूछा? 10 महीने तक उसे मैंने पाल पोस कर जन्म दिया। उसका शादी का कितना तमन्ना था मेरे मन में, सब मैं पानी फेर दिया।
डेली मजदूरी करने वाले एक लड़की को उठा कर ले आए। मैं उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती हूँ। छी, वो हमारी बहू है, तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। भगवान के लिए चुप हो जाओ, उसे बहुत बुरा लगेगा। शंकर को लगा कि अपनी पत्नी से बात करके कोई फायदा नहीं, इसीलिए उसने अपने बेटे और बहू को अंदर बुलाया। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ बेटा, असहज महसूस मत करो। अरे रमेश बेटा, उसका ख्याल रखो। डरो मत अनामिका, मैं और पिताजी ठीक है, उदास मत हो। अनामिका जैसे ही घर में प्रवेश करती है, एक तरफ वो बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ वो बहुत उदास होती है सासू माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह नींद से उठ के अनामिका अच्छा सा रंगोली बना के अपना पूजा पाठ करती है, लेकिन शारदा उस रंगोली को खराब करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर अनामिका बहुत दुखी होती है और रोते रोते कहती है, क्या हुआ सासू माँ, आपको मेरी बनाई हुई रंगोली पसंद नहीं आई? अपने मुंह से सासू माँ मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की को मेरे बेटे ने कैसे शादी करके मेरी बहू बना लिया। सावधान रहना, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। अनामिका को बहुत बुरा लगता है और वो आके अपने पति से सारी बातें कह देती है। रमेश अपनी माँ के पास आता है इस बारे में बात करने के लिए। माँ, पिताजी ने ये सब किया है हमारे भले के लिए। अनामिका एक अच्छी लड़की है, उसे इस तरह से अपमान मत करो। उसे अपनी बहू की तरह नहीं, बेटी की नजरों से देखो। देखना इस घर में सब बहुत खुश होंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। कल ही वो लड़की आई है इस घर में और तुम उसकी होकर तरफदारी कर रहे हो। इतने बड़े हो गए कि अब जुबान लड़ा रहे हो। शारदा, तुम ऐसे व्यवहार क्यों कर रही हो? कल तक तो तुम ठीक ही थी, बहू के आते ही तुम्हारी खुशी गायब हो गई और तुम दुखी हो गई। हाँ, अनामिका एक अच्छी दिल की लड़की है, मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ। रवि की मौत खेतों की रखवाली के दौरान हुई थी। रवि के परिवार खुश रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम ऐसे कहोगे तो रवि की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब बहू को परेशान करना बंद करो। कुछ भी कह लो, मैं अपने सोच को नहीं बदल सकती हूँ। तुमने मेरे सुख भरे परिवार को नष्ट कर दिया। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। शंकर और रमेश को उसकी बातें बहुत बुरी लगती है। अनामिका पीछे से सब कुछ देख रही थी। यहाँ रहना बेकार है सोच के वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर पहुँचते ही उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती है। फिर वो अपने पिता की समाधि के पास जाती है। वो अपनी दिल की बात बताती है और फिर आत्महत्या करने का फैसला ले लेती है। योजना के अनुसार वो अपने पिताजी के समाधि के पास जाती है। अनामिका वहाँ जाके अपने विचार रखती है और रोने लगती है। फिर उसके आँख से आंसू समाधि पर गिरते हैं। उस समय उसके आंसू जादू के आंसुओं में बदल गए और बाढ़ के रूप में गांव में बहने लगे। अनामिका काफी देर तक ऐसी ही रोती रही। हालत ये हो गई कि पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबने ही वाला था। तभी शारदा, अभी भी समय है, अपना मन बदल लो। अनामिका को इतनी तकलीफ मत दो। याद रखना, सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसे खुश रखो। हाँ जी, वो अच्छी है। मैंने उसे बहुत डांटा फटकारा, सिर्फ पैसों के लिए कहा। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मेरी बहू बहुत अच्छी है, उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। चलिए जी, हम जाके हमारी बहू को वापस ले आते हैं, जल्दी चलिए। शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू के जादुई आंसू ने सासू माँ को बदल दिया। फिर शंकर और शारदा अनामिका को वापस ले आने उसके घर जाते हैं। जैसे अनामिका के आंसू रुकते हैं, वहाँ पे बाढ़ भी रुक जाता है। बाद में शारदा अपनी बहू अनामिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और नई बहू का आने का अनुष्ठान भी धूमधाम से मनाया जाता है।